जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। और आप सभी को आज नया वर्ष है, तो नए वर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ। आप सभी इस नए वर्ष के अवसर पर अपना एक डिसीज़न लीजिए और उस पे अमल करते रहिए। दोस्तों, आपको सफलता आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करूँगा मैं अभी। इसके पिछले क्लास में आप सभी को मैं भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था कि झारखंड कहाँ पर स्थित है। आज हम लोग देखेंगे भौतिक विभाजन इसका कैसे किया गया है, यानी कि भूगर्भिक संरचना जो है झारखंड का, तो उसके बेस पे हम इसको किस आधार पर कितने भागों में बाँट सकते हैं और उसकी क्या-क्या विशेषताएँ रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, कमेंट ज़रूर कीजिए कि और आपको क्या चाहिए। और अगर यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं झारखंड का भौतिक विभाजन, अगर हम लोग देखेंगे इसको उच्चावच के आधार पर, कहने का मतलब क्या है कि आप अगर भूमि का जो ऊँचाइयाँ हैं, ठीक है? जैसे पठार हो गया, पहाड़ हो गया, ओके? अ, तो इन सभी क्षेत्रों का ऊँचाई तो अलग-अलग होगा ना, पठार, पहाड़, फिर मैदानी भाग। तो होता क्या है कि अलग-अलग समय में इन सभी का निर्माण होता है और अलग-अलग ऊँचाई धारण करता है। तो ऊँचाई यहाँ पर किस आधार पर होता है? समुद्र तल के जो जल है उससे, है ना? समुद्र तल से, उससे ऊँचाई मापा जाता है और उस बेस पे बताया जाता है कि ये भाग जो है इतना ऊँचाइयों में अवस्थित है। तो यहाँ पर सीधा-सीधा बात करूँ अगर मैं, तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप को उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बाँट दिया गया है। पहला है पाट क्षेत्र, जिसको हम लोग पश्चिमी पठार कहते हैं। दूसरा है रांची का पठार, तीसरा है राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र और चौथा है हजारीबाग का पठार। तो 4 भागों में मैं झारखंड का जो मुख्य भाग है उसको विभाजित करता हूँ, ताकि पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है? और समझना आसान हो जाए। इन लोगों का फीचर्स, इन क्षेत्रों का फीचर्स अलग-अलग होता है। अब थोड़ा-सा अगर मानचित्र को मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है? ये देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, लोहरदगा, पलामू और ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा पाट क्षेत्र। इसी को पाट क्षेत्र कहते हैं और अभी हम लोग सब देखेंगे इसकी विशेषता क्या-क्या है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पर, तो ये छोटा नागपुर का प्लेटू जो कहते हैं, इसी को यहाँ पर हम लोग आरएनसी मतलब रांची का पठार कहा जाता है। यहीं पर है रांची का पठार। उसके बाद एक और था हजारीबाग का पठार। अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर में जाएँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे जो लिखा हुआ है उसको मैं रहने देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है हजारीबाग प्लेटू, ओके? ये हजारीबाग प्लेटू है। उसके बाद फिर आप यहाँ क्या देखें, राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदान देखें। तो इस पूरे क्षेत्र में साहिबगंज, पाकुड़ वाले इलाके में यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे क्या था, राजमहल की पहाड़ियाँ तथा मैदान। और एक क्या बच गया था आपका, ये तो 4 भाग यही था ना, 4 भाग यही था, ठीक है? रांची का पठार, ठीक। तो इसमें आप सोच रहे हैं कि पूरा एरिया नहीं आ रहा है क्या? पूरा एरिया आ जा रहा है। इसमें और संबंधित देखिए, रांची का पठार जो है अभी पता चलेगा, ये पूरा वाला इलाका है। तो इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा इसको और एलैबोरेट करेंगे कि रांची के पठार में क्या-क्या आता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना रांची प्लेटू, तो उसके बेस पे अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए ये छोटा नागपुर प्लेटू इसी में आता है, रांची के पठार में,
ठीक है। उसके बाद सारंडा हिल्स जो आएगा इसी में आएगा, जो कि कोल्हान अपलैंड कहते हैं। दालमा रेंज भी इसी में आएगा। बिरमित्रापुर हिल्स भी इसी में आएगा। ओके। उसके बाद और अगर आप इधर देखेंगे हजारीबाग के पठार में, तो हजारीबाग के पठार में आपका कोडरमा प्लेटू भी आएगा। उसके बाद आपको पहाड़ क्षेत्र इधर आप जाएंगे तो वेस्ट पलामू हिल्स भी उसी में आता है। यहाँ पर जो राजमहल की पहाड़ियाँ मैदानी वाला इलाका है उसमें कई सारी नदियाँ इस तरीके से अवस्थित है। गुमानी हो गया, तरई हो गया, ठीक है। जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे और इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, अब आते हैं एक एक करके इन सभी क्षेत्रों को हम लोग देखेंगे कौन सा कहाँ पर है। भौतिक विभाजन में सबसे पहला पाठ हमने देखा पाठ क्षेत्र, जिसको पश्चिमी पठार कहा जाता है। इसकी अवस्थिति क्या है? छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में। तो हमने देखा था कि छोटा नागपुर का पठार जो है रांची से नीचे वाला इलाका है और इसके पश्चिम में इधर जो है आपको मिल जाएगा लातेहार में। ये लातेहार है आपका, ये लोहरदग्गा है, ठीक है, और ये गुमला है। ओके, तो इन क्षेत्रों में आपको पाट क्षेत्र मिल जाएगा। ये पाट का मतलब क्या होता है? पाट का मतलब होता है समतल जमीन। लेकिन झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है ये पारसनाथ के बाद। ओके, सबसे ऊंचा भाग है। निर्माण काल इसका क्या है? इयोसीन काल में इसकी स्थापना हुआ था, निर्माण काल हुआ था। और ये किस आकृति का है? तो त्रिभुजाकार आकृति में है। औसत ऊंचाई इसका कितना है? 900 मीटर। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है 900 से 1100 मीटर की ऊंचाइयाँ यहाँ पर है। उसके बाद क्या हो गया? इसका भाग जो है ऊपरी भाग टाण कहलाता है और इसका निचला भाग जो है दौन कहलाता है। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? टाण कहते हैं। निचले भाग को दौन कहते हैं। सबसे ऊंचा पाट जो है यहाँ पर क्या है? नेतरहाट पाट है, जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। और नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। नेतरहाट को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। और पाट क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ क्या है? पाट क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं आपका उत्तरी कोयल और शंख नदी। उत्तरी कोयल और शंख नदी। तो उत्तरी कोयल आपको पता है कहाँ से निकलती है और शंख नदी कहाँ से निकलती है? गुमला से शंख नदी निकलती है। ये गुमला हो गया। तो पाट क्षेत्र जो आपको मिलेगा दोस्तों इस तरीके से मिलेगा। ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर इसको भी 3 भागों में बांटा है। नेतरहाट का पठार, दूसरा है गणेशपुर का पठार और एक है कोई, ठीक है। तो इस तरीके से इन पठारों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। लेकिन उसमें आपको याद रखना है नेतरहाट का पठार जो है सबसे ऊंचाई में है, 1180 मीटर इसकी ऊंचाई है। राइट, समझ में आ गया आपका पाट क्षेत्र क्या है और किन क्षेत्रों में ये अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं और इसको देखेंगे रांची का पठार को। रांची का पठार विशेषता क्या है इसका? झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। आकृति इसका चोकर है। चोकर आकृति मतलब इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे तो रांची का पठार इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या हो गया कि औसत ऊंचाई यहाँ पर 600 मीटर है और समुद्र तल से ही इसकी ऊंचाई मापी जाती है। ये मैंने पहले ही बता रखा। निकासी इसमें क्या है? इस पठार से अनेक नदियाँ निकलकर किनारों पर झरनों का निर्माण करती है। अगर इसमें नाम आपको सुझाऊं तो हुंड्रू जलप्रपात आएगा आपका। हुंड्रू जलप्रपात सबसे बड़ा नाम आएगा। उसके बाद आपका गौतम धारा आएगा। गौतम धारा, ये मैंने 2 नाम बताए। इसमें और भी आएंगे, जैसे बूढ़ा घाघ है, दसम है, चौना है, सदनी घाघ है और घाघरी है, ठीक है। ये सभी जो झरने हैं वो इसी पठार में हैं, रांची के पठार में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर भौतिक विभाजन में हजारीबाग पठार को।
हजारीबाग पठार जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है ऊपरी हजारीबाग का पठार और दूसरा है आपका निचला हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग का भाग हजारीबाग का पठार जो है, इसको यहाँ पर देखिए, इसमें ऊपरी हजारीबाग का पठार की ऊंचाई जो है 600 मीटर है, जो कि इस एरिया में फैला हुआ है इधर में। ओके। और निचला हजारीबाग का पठार जो है ये नीचे रहेगा, रांची से पहले वाला। ओके। तो इसकी विशेषता क्या है? निचला हजारीबाग पठार का जो ऊंचाई है वो 450 मीटर ही है। विशेषता क्या है? इसी पठार में जो है पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है। तो गिरिडीह वाले इलाके में जो है आपका पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है। ये आपका गिरिडीह है। ये वाला क्षेत्र आपका गिरिडीह है और इसी क्षेत्र में जो है पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है आपका बाह्य पठार इसको कहा जाता है, या फिर इसको आप बोलेंगे निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग का पठार। तो आपसे अब आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपका पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो गिरिडीह में तो है। और ये कौन सा पठार, कौन सा भाग में अवस्थित है? तो निचला हजारीबाग का पठार में अवस्थित है, जिसको बाह्य पठार भी कहते हैं। तो ये था। और इसमें औसत ऊंचाई हमने देख लिया 600 मीटर और 450 मीटर। ओके। नेक्स्ट आपका भौतिक विभाजन यहाँ पर जो किया गया है वो है राजमहल की पहाड़ियाँ में मैदानी क्षेत्र। इसमें निर्माण काल अगर हम लोग देखेंगे तो जोरेसिक युग में लावा प्रवाह द्वारा इसका निर्माण हुआ था, जिसको राजमहल ट्रैप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे क्या है? इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से। इसका विस्तार दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज तक है, जिसको उत्तर पूर्वी भाग भी कहते हैं हम लोग, यानी कि ये वाला इलाका पूरा बोल रहा है। ओके। भू आकृतियाँ अगर इसमें देखेंगे तो नुकीली आकृतियाँ जो आता है पहाड़ों का इस तरीके का, तो उसको हम लोग टोंगरी कहते हैं। और गुंबद नुमा पहाड़ियाँ जो रहती है, यानी कि आप देखेंगे गुंबद नुमा पहाड़ियाँ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, ये नुकीला भाग नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं डोंगरी, ठीक है। जो नुकीला भाग होता है उसको टोंगरी, और जो गुंबद नुमा भाग होता है उसको डोंगरी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। राजमहल ट्रैप की अपक्षयन से निर्माण लेटेराइट एवं बॉक्साइट, है ना। यहाँ पर जो है इस एरिया में चूँकि लावा आया पहले, फिर वो धीरे धीरे अपक्षय हुआ, यानी कि जमने के बाद अपक्षय हुआ। अपक्षय होने पर यहाँ पर 2 प्रकार की मिट्टियों का आविष्कार हुआ। एक हो गया लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है यहाँ पर, यानी कि मिनरल पाया जाता है। और दूसरा है बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट भी इधर पाया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन गई। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट है चाईबासा का मैदानी भाग। तो ये चाईबासा का मैदानी भाग यहाँ पर है दोस्तों, है ना। ये वाला भाग है, ये पश्चिमी सिंहभूम वाला इलाके में ये वाला बेसिकली एरिया चाईबासा का मैदानी भाग है। तो अवस्थिति क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में है, ये जिले के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। और विशेषता क्या है? यह यहाँ पर आप दालमा श्रेणी देख सकते हैं, ढालभूम श्रेणी देख सकते हैं, कोल्हान की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, और पोराहाट पहाड़ियों के मध्य स्थित है ये, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूँ और एक बार, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चाईबासा का मैदानी भाग है। इसमें देखिए इसके नॉर्थ ईस्ट में दालमा रेंज है, यहाँ पर सारंडा हिल्स है, ओके, और नीचे कोल्हान अपलैंड है। तो ये सभी इलाकों के बीच में जो है चाईबासा का मैदान फैला हुआ है यहाँ पर। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है देखेंगे
और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको, वो देखिए। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चट्टानें, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि आकृतियाँ क्या क्या है और किस प्रकार से उसको हमने बांटा है। तो हमने क्या देखा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो आप लोगों को कि नदियाँ का जो विस्तार होता है ऐसे कैसे होता है। हमने देखा कि ये जो इलाका है ये यहाँ पर 900 से लेके 1100 मीटर तक ऊंचाई पाया गया, यही ना। ओके, उसके बाद फिर हमने देखा कि रांची का पठार जो है इसमें यहाँ पर 600 मीटर की ऊंचाई मुझे मिला। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो हजारीबाग का पठार था 2 भागों में विभाजित था, इसमें हमने ऊंचाई देखा 600 से लेके 450 मीटर तक की ऊंचाई पाया जा रहा था। लेकिन ये जो सबसे कम ऊंचाई दिख रहा है इसमें पारसनाथ की पहाड़ी था, जिसको बाह्य पठार या फिर निचला हजारीबाग का पठार कह रहते हैं। फिर अगर हम इस एरिया में गए तो हमें यहाँ पर मिला 150 से 400 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर पाया गया। ओके, तो इस तरीके से भौतिक विभाजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो ऊंचाई है दोस्तों वो पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो बढ़ता जाता है ना। और अगर हम इधर देखिए, इधर से भी देखिए तो क्या हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो इधर से ऊंचा है यानी कि पलामू वाला इलाका, ये सब गुमला, लातेहार, लोहरदगा ये सब ऊंचाइयों में है। और बाद बाकी इधर जामताड़ा, धनबाद, बोकारो ये सब जो है थोड़ा निचला स्तर में है। फिर ये तो मैदानी वाला भाग हो गया, ये वाला मैदानी वाला भाग हो गया। तो इस तरीके से आपको ये अंदाज़ा रखना है कि कौन सा भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हैं या फिर कौन सा पठार है और उसकी ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ पर हम लोग और एक विशेष चीज़ों को देखेंगे और वो होता है चट्टानें। और चट्टानें यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के बेस पे यहाँ पर मिनरल पाए जाते हैं। झारखंड की संरचना चरण के आधार पर देखेंगे तो ये 8 प्रमुख चरण इसके पाए गए हैं, क्योंकि चट्टानों का विकास जो है समयाकाल के अनुसार ही होता है। सर्वाधिक योगदान जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों ने दिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से क्रम के चट्टानें पाए जाते हैं, यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका विस्तार अगर आप देखेंगे झारखंड के 90% भूभाग पर आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। यानी कि लगभग ये पूरा इलाका इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरा जो है आर्कियन चट्टानों से ही भरा पड़ा है, इधर वाला इलाका छोड़कर। ओके, तो इसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, इसकी विशेषता है प्राचीनतम चट्टानें जीवाश्म रहित ये है, ये सबसे ज़्यादा प्राचीन है और इसमें जीवाश्म नहीं है, ठीक है। आगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से ही बनता है। उपनाम इसका क्या है, धात्विक खनिजों का भंडार, गृह या फिर लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है। खनिज क्या क्या पाया जाएगा आपका, लोहा है, तांबा है, सोना है, बॉक्साइट है, निकेल है। ओके, ये सभी इसमें पाया जाएगा। और एक पेटी भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अब्रक की पेटी। इसका जो विस्तार है दोस्तों वो कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है, सरायकेला खरसावां में है और इन्हें हम कुल्हान श्रेणी भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं थोड़ा सा मैप में आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम जितना भी झारखंड के मिनरल के बारे में पढ़ते हैं आपको पता ही होगा कि ये जैसे पश्चिमी सिंहभूम है, ये आपका सरायकेला खरसावां है और ये आपका जो है पूर्वी सिंहभूम है। और फिर कहता है कि ये वाला इलाका जो है जहाँ पर कोडरमा है, यहाँ पर अब्रक की पेटी भी पाया जाता है। तो ये सारे इलाकों में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानों का ही रूपांतरण है। ओके, अपर्दन और निक्षेपण से बना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इन सभी जगह में जो है वो मिनरल्स काफ़ी पाए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए किस प्रकार की चट्टानों में मिनरल्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो आप बताएंगे
धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और धारवाड़ इसका नाम क्यों पड़ा है दोस्तों, क्योंकि कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम धारवाड़ है और वहीं इस प्रकार की चट्टानें सबसे पहले पाई गई थी, इसलिए इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया गया है। और वहाँ पर भी मिनरल पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम हो या पूर्वी सिंहभूम हो, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है आयरन ओर के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पर बॉक्साइट के लिए, फिर यूरेनियम के लिए। ओके, यूरेनियम भी यहाँ पाया जाता है, निकेल, तांबा यानी कि कॉपर, ये भी पाया जाता है। तो आप सभी ये सभी चीज़ें को पढ़े होंगे मिनरल के रूप में। तो ये पूरा इलाका जो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आता है। नेक्स्ट चलते हैं और चट्टानों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को पढ़ते हैं। ओके, ये तीसरा भाग है। तो इसका निर्माण दोस्तों दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। विशेषता क्या है, कोयले का भंडार पाया जाता है, कोयला निक्षेप है। खनिज इसमें कोयला और बलुआ पत्थर की परत पाई जाती है। विस्तार अगर हम लोग देखेंगे तो दामोदर घाटी, उत्तरी कोयल नदी, घाटी क्षेत्र, गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियाँ, इन सभी क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बेसिकली आप अगर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है आपका, जहाँ पर दामोदर नदी बहती है, टोरी लातेहार से लेकर ये धनबाद में मैथन डैम के बाद झारखंड से निकल जाती है। तो ये वाला इलाका जो है दोस्तों पूरा पूरा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भरा पड़ा है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा निक्षेप जो है वो कोयला का है। और इस क्षेत्र में आपको पता है बोकारो आएगा, धनबाद आएगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद हजारीबाग का कुछ इलाका है, इधर लातेहार का कुछ पोर्शन, लोहरदगा का कुछ पोर्शन, रांची का कुछ पोर्शन है। ये सभी क्षेत्रों में जो है दामोदर घाटी का तलछट है और यहीं पर कोयला का निक्षेप सबसे ज़्यादा है। ओके, और फिर इसमें थोड़ा सा दिया है कि आपका इस वाले इलाके में, राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में भी थोड़ा सा गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो ये कोल वाला इलाका है, कोल का पार्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कोल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका निक्षेप कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा दामोदर घाटी के तलछट में है। ओके, नेक्स्ट क्रम की चट्टानें क्या है दोस्तों, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग अगर आप जाएंगे तो सोन नदी तक, मुख्यतः गढ़वा जिले में ये चट्टानें पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। और खनिज में इसमें क्या क्या है, सैल है, चूना पत्थर है और बलुकास में पाया जाता है। यानी कि इस वाले इलाके में जाएंगे जहाँ पर सोन नदी का प्रवाह होता है, सोन नदी ऐसे करके चला जाता है। तो इसमें आपको क्या मिला, यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें मिला। चूँकि विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको पता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले इलाके में है, तो उसी से सटा हुआ इलाका ये है। तो इधर जो है आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिल रहा है। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपको मिल रहा है चूना पत्थर। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा चूना पत्थर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चूना पत्थर का पाया जाना किधर है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में है। सबसे पुरानी चट्टानें इन सब में निर्मित है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे और एक है, इसको हम लोग कहते हैं नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। तो ये नदियों से ही बनेगा ना, नदियों के अपर्दन एवं निक्षेपण से नवीनतम जलोढ़ मृदा जो है चट्टानें पाई जाती है। विस्तार इसका है सोन नदी घाटी, स्वर्ण रेखा नदियाँ द्वारा पूर्वी क्षेत्र में। और ये जो मैदानी भाग होता है वहाँ पर ग्रेनाइट के उच्च भाग पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोनेट नाग। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है। मोनेट नाग किसे कहते हैं, तो मैदानी भाग में ग्रेनाइट के उच्च भूभाग को हम लोग मोनेट नाग कहते हैं। तो आपने नवीनतम जलोढ़ मृदा कहाँ देखा, सोन नदी घाटी में देखा। ठीक है, सोन नदी घाटी यानी कि यही वाला इलाका बात कर रहा है, इधर ही थोड़ा सा आपको मिलेगा। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदियों के किनारे भी बोल रहा है ना, इधर भी बोल रहा है ये वाला इलाके में। उसके बाद फिर कहाँ बोल रहा है, पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में इधर भी आपको जो है गंगा नदी है, तो आपको इधर भी आपको जलोढ़ मृदा मिलेगा।
तो ये पूरा इलाका हो गया आपका नवीनतम जलोढ़ निक्षेप वाला। तो ये पूरा हो गया दोस्तों, चट्टानें कितने प्रकार की यहाँ पाई जाती है, फिर हम इसको भूगर्भीय संरचना के आधार पर, ऊंचावच के आधार पर कितने भागों में बांटा है झारखंड को, ये सभी बातें हमने यहाँ बताया। थोड़ा सा यहाँ पर हमने और जानकारी दी है कि सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला हम लोग जानते हैं झारखंड में जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम, जिसकी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अगर देखें 7,224 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गुमला का क्षेत्रफल है 5,360 वर्ग किलोमीटर और रांची उसके बाद आता है 5,097 वर्ग किलोमीटर। तो ये तीन जो ज़िले हैं वो बड़े हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो उसमें सबसे छोटा जिला जो आता है रामगढ़ आता है, 1340 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। लोहरदगा आपका 1502 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और पाकुड़ जो है 1801 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर हमने झारखंड के सबसे बड़े और छोटे जिलों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। तो दोस्तों आज का क्लास मैं इतना ही रखूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पोर्शन में हमने अभी तक जितने 2 थ्योरी क्लासेस किए हैं उसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम उसको करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, राइट? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड, हैप्पी न्यू ईयर।